Hello everyone, welcome to Study and Stuff and today we are starting History Class 10th Chapter 3 Making of the Global World और इसका पार्ट 7 हम कर रहे हैं दैट इज रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा। पोस्ट मतलब बाद में, किसके बाद में? वॉर के बाद में। कौन सी वॉर की यहाँ पे बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात, ठीक है ना। सो वर्ल्ड वॉर 1 जब होगी उसके बाद हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में कि ग्रेट डिप्रेशन आएगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। और उस ग्रेट डिप्रेशन से परेशान होके भी उसके बाद ये भी एक कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगी, ठीक है। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब देखो आप 2 डेकेड्स के अंदर अंदर आ जाएगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, 20 साल हो जाएंगे, 20 साल के अंदर अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थे एलाइज और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स, है ना। तो एक तरफ एलाइज थे, दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थे। तो एलाइज में तो वही लोग हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है। पहले तो ये दोनों कंट्रीज ही सिर्फ एलाइज में होती थी, बाद में इनके साथ सोवियत यूनियन आ जाएगा, यूएस आ जाएगा, है ना। ये कंट्रीज बाद में इनके साथ ऐड होंगी। और एक्सिस पावर में कौन हो जाएंगे? ये 3 हो जाएंगी कंट्रीज, नाजी जर्मनी, जापान और इटली। इन तीनों का एक पैक्ट होता था आपस में, सिक्योरिटी पैक्ट, आयरन पैक्ट भी उसे बोलते थे, ठीक है। तो ये कंट्रीज आपस में आ जाएंगी। जब भी ये सिक्योरिटी पैक्ट, मिलिट्री पैक्ट्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी एक कंट्री पे किसी दूसरी कंट्री ने अटैक किया तो बाकी की कंट्रीज भी अपने ऊपर अटैक मानेंगी इस चीज को और वो हमला कर देंगी। तो इस तरह से चलता था। ये नई चीजें उस जमाने में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इट वॉज अ वॉर वेज्ड फॉर 6 years, 6 साल तक ये वॉर चलेगी, अलग अलग फ्रंट्स पे। लैंड पे चलेंगी, सी पे चलेंगी, एयर पे चलेंगी, यहां तक कि ब्रिटेन था, जैसे फ्रांस था तो फ्रांस में भी होगी, ब्रिटेन में भी होगी, और फ्रांस ब्रिटेन की कॉलोनीज में भी ये वॉर चलेगी, है ना। तो हर जगह पे ये वॉर चलेगी। At least 60 million people or 3% of world's 1939 population are believed to have been killed directly or indirectly as a result of war. तो उस टाइम पे तुम देखो कि 6 करोड़ के आसपास, 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ के आसपास लोगों की डेथ हो गई, लोग मारे गए, किल हो गए, ठीक है। 3% उस टाइम की पॉपुलेशन थी। ये 1939 की अगर पॉपुलेशन देखें हम पूरी दुनिया की, एक कंट्री की हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया की 3% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी सिर्फ एक वॉर में, ठीक है ना। कुछ लोग डायरेक्टली मरे, कुछ लोग इनडायरेक्टली मरे, मिलियंस मोर वर इंजर्ड, और मिलियंस, करोड़ों लोग तो इंजर्ड हो गए, है ना। वो उनको मान लो ऐसा हुआ कि सिर्फ मरे ही नहीं, कुछ लोग देखो किसी की टांग टूट गई, है ना, किसी की आंख फूट गई। तो ये सब भी तो इंजरीज है ना। अब जिंदा है लेकिन हम उसको किल में काउंट नहीं कर रहे हैं। तो तुम सोच के देखो कि मरने से भी बुरी हालत इन लोगों की हो गई, है ना। बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ। Unlike in earlier war, most of these deaths took place outside the battlefield। भाई पहले क्या होता था कि बैटलफील्ड में लड़ाइयां होती थी, है ना, जंग के मैदान में लोग मारे जाते थे। इस बार क्या हुआ, जंग के मैदान के बाहर भी बहुत सारे लोग मरे। देखो जैसे क्या हुआ कि ब्रिटेन में लड़ाई चल रही है, यूरोप में लड़ाई चल रही है, तो क्या हुआ, इंडिया से फूड ग्रेन्स वहां पे लेके जाए जा रहे हैं, तो इंडिया में लोग भूख भूख से मर गए, है ना, फेमाइन से मर गए। तो बहुत सारे इश्यूज थे। जरूरी नहीं कि सिर्फ गोली लगने से, कोई बॉम्ब फूटने से मरा, और भी बहुत कारण थे, वॉर रिलेटेड चीजें और भी हो गई। मैनी मोर सिविलियंस मोर देन सोल्जर डाइड फ्रॉम वॉर रिलेटेड कॉजेज। तो सिविलियन लोग बहुत मरे भाई, है ना, आम जनता बहुत मरी। Vast parts of Europe and Asia were devastated. Several cities were destroyed by aerial bombardment or relentless artillery attacks. तो आर्टिलरी अटैक हुई भाई, बड़े बड़े तोप के गोले छोड़े गए, है ना, या एरियल बॉम्बिंग हुई। जैसे लंदन पूरा का पूरा हिटलर की जो एयरफोर्स थी उसने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इस तरह से बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज जो थी, आप समझो कि हिस्टोरिकल सिटीज हैं। आप समझ के देखो कि वॉर अगर होती है तो ताजमहल कोई फोड़ दे, है ना। तो तुम सोच के देखो कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बहुत सारी वहां पे डिस्ट्रॉय हो गई, दोबारा से बनाई गई, वहां पे बहुत कुछ हुआ यूरोप में। The war caused an immense amount of economic devastation and social disruption. Reconstruction promised to be long and difficult. Very very important। देखो पता क्या होता है, जब भी कभी हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोगों को ना वॉर रिलेटेड मूवीज पसंद होती हैं, आर्मी की मूवीज होती हैं, मार धाड़ वाली मूवीज पसंद होती हैं ना, वो हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं मूवीज। लेकिन क्या होता है, हमें रियलिटी को समझना पड़ेगा। जब भी कभी वॉर होती है, जैसे बहुत सारे लोग खुश होते हैं जब पाकिस्तान की वॉर हो जाए, मजा आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। वॉर हमेशा डेवस्टेटिंग होती है, वॉर से हमेशा नुकसान होता है। एक तो इकोनॉमिक डेवस्टेशन होता है, यार जंग छिड़ जाए ना जब, तो उससे इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा होता है। कंट्री की जीडीपी बहुत पीछे चली जाती है, कंट्री कई साल पीछे चली जाती है डेवलपमेंट के मामले में। सोशल डिसरप्शन हो जाता है, देखो सोसाइटी डिसरप्ट हो जाती है, बहुत सारे लोग जो होंगे रेफ्यूजी हो जाएंगे, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, लैंड छोड़नी पड़ेगी, घर फूट जाएंगे कुछ लोगों के, कई लोगों की डेथ हो जाएगी। अब किसी का बेटा जंग में शहीद हो गया, है ना, किसी का पिता मर गया, तो ये सब अच्छी बातें नहीं है। तो सोसाइटी में डिसरप्शन आ जाता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, और इससे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से डिसरप्शन आएगा, इट वॉज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करना ये आसान नहीं होगा, ठीक है ना। ये डिफिकल्ट सिचुएशन थी उस टाइम पे। ये आप यहाँ पे एक सिंपल पिक्चर दे सकते हो, स्टालिनग्राड है,
देखो सोवियत रशिया का बहुत ही फेमस सिटी है ये स्टालिनग्राड, तो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था उस टाइम पे, आप देख सकते हो बिल्डिंग के सिर्फ खंबे खंबे खड़े हैं, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो गया। स्टालिनग्राड मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर अच्छे से समझना चाहते हो उस टाइम पे क्या हुआ, तो एक स्टालिनग्राड नाम की मूवी भी है, स्टालिनग्राड 1993, आप चाहे तो उसको यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हो, जरूर देखो, आपको समझ में आएगा कैसे किस तरह डिस्ट्रक्शन होता है। और जो हमने अभी बात की ऊपर के इकोनॉमिक डेवस्टेशन भी होता है और सोशल डिस्ट्रप्शन क्या होता है, माइंड पे साइकी पे क्या असर पड़ता है वॉर का, वो जरूर देखो आप, मैं चाहूंगा जाके। टू क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस शेप्ड पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, देखो लड़ाई के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन हुई, सब कुछ दोबारा से बनाना पड़ा, इकोनॉमिक मॉडल्स बनाने पड़े दोबारा से, कंट्रीज को कैसे दोबारा से ग्रो करें हम। इस सब में दो इन्फ्लुएंसेस बहुत इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट क्या था, द यूएस इमर्जेंस एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में स्पेशली है ना, यूएस इमर्ज हुआ एक डोमिनेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर की तरह। पहले यूएस इतना स्ट्रांग नहीं होता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो था, पूरी दुनिया पे आप ये समझ लो कि सबसे दुनिया की सबसे स्ट्रांग कंट्री अगर कोई है तो वो ब्रिटेन होती थी, ठीक है ना, अंग्रेज जिसे हम इंग्लैंड बोलते हैं, तो वो कंट्री सबसे स्ट्रांग होती थी। लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उन्होंने फाइट की, यूरोप में इतनी बड़ी वॉर लड़ी उन्होंने, तो उसमें बहुत नुकसान हुआ उनका। सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी उस टाइम, ये दोनों वॉर्स के लिए इन्होंने कर्ज कहां से लिया, लोन कहां से लिया, यूएस से लिया। इनको कोई इनकी अपनी इंडस्ट्री पे बॉम्बिंग हो गई है, सारी इंडस्ट्री इनकी डिस्ट्रॉय कर दी है वॉर में, तो इनको टैंक्स खरीदने हैं, एयरप्लेन्स खरीदने हैं, ये सब इन्होंने कहां से खरीदे, इन्होंने अमेरिका से खरीदे। तो अमेरिका की इंपॉर्टेंस बढ़ गई ना, लोन ले रहे हो तुम अमेरिका से, तो इकोनॉमिकली अमेरिका स्ट्रांग हो गया, अमेरिका की करेंसी स्ट्रांग हो गई, पॉलिटिकली अमेरिका स्ट्रांग हो गया। अमेरिका पहले वॉर में नहीं घुसना चाहता था, अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री था, है ना, तो बाद में लेकिन सारी कंट्रीज, जब ये छोटी छोटी कंट्रीज के ऊपर मुसीबत आ गई, ब्रिटेन के ऊपर, फ्रांस के ऊपर मुसीबत आ गई, छोटी तो नहीं होनी थी वैसे, बहुत स्ट्रांग कंट्री थी ये, लैंड के पीस से कोई छोटी बड़ी कंट्री नहीं होती है ना, लेकिन हाँ ये है कि ये कंट्रीज आपस में जब लड़ाई में बिजी हो गई तो यूएस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, तो पॉलिटिकली भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया यूएस, मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा बन गया, टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज किया है ना, वॉर में एटम बॉम्ब वगैरह आप देख सकते हो। सेकेंड पॉइंट क्या था, डोमिनेंस ऑफ सोवियत यूनियन। भाई एक तरफ अमेरिका अगर एक सुपर पावर बन के निकला, तो सोवियत यूनियन भी एक बहुत बड़ी पावर बन के निकला। देखो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने पैसा खर्च किया वॉर पे, अमेरिका ने ज्यादा सोल्जर्स खर्च नहीं किए, पैसा ज्यादा खर्च किया, ठीक है, लेकिन सोल्जर्स किसके खर्च हुए, सोल्जर्स खर्च हुए सोवियत यूनियन के। तो भाई रशिया और रशिया के साथ जो सैटेलाइट कंट्रीज होती थी, सोवियत यूनियन, इसने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। इट हैड मेड ह्यूज सेक्रीफाइसेस टू डिफीट नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी को हराने में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री into a world power during the very years when the capitalist world was trapped in Great Depression. Great Depression में कैपिटलिस्ट कंट्रीज का नुकसान हो रहा था, उसी टाइम पे इसने क्या किया, रशिया ने। याद करो आप जरा, पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटेन वगैरह जब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की तरह डेवलप हो रही थी वेस्टर्न यूरोप, तो ये कहां से ग्रेन वगैरह खरीदते थे, ईस्टर्न यूरोप से, यानी कि रशिया वगैरह से। तो ये रीजन एग्रीकल्चर लैंड था, है ना, इन्होंने किस तरह से अपने आप को फटाफट से डेवलप किया, बहुत फास्ट इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने डेवलप किया, तो ये बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके अलावा इन्होंने अपने सोल्जर सेक्रीफाइस किया, सबसे ज्यादा सोल्जर्स अगर किसी कंट्री के इस वॉर में शहीद हुए हैं, डेथ हुई है उनकी, तो वो रशिया के हुए हैं, ठीक है। अब ये लड़ाई हो जाएगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, हमने ऊपर दो टॉपिक्स में डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। तो लड़ाई के बाद सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट होगा क्या करना है क्या नहीं करना है भाई, है ना, किस तरह से कंट्रीज, कौन सा लैंड किसके पास रहेगा, नई कंट्रीज बनेंगी पुरानी बनेंगी, जिन कंट्री से लैंड छीनी है उनको वापस करी जाएगी, नहीं करी जाएगी, या एक नई कंट्री बनाई जाएगी, तो ये सारी चीजें चल रही हैं, है ना। उसके अलावा इकोनॉमिक मॉडल भी अब पूरी दुनिया को देना है, आपको दोबारा से कंट्रीज की रिकंस्ट्रक्शन करनी है, बिजनेस बंद हो गए हैं, लोन का इंतजाम करना है, इन सारी कंट्रीज को दोबारा से बिल्कुल टूट चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, इनको दोबारा से रीबिल्ड करना है। तो कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए ना, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इनको लोन देंगे, पैसे देंगे, बैंक्स की तरह बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे, है ना, जो इनको डेवलप करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, देखो, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस ड्रू टू की लेसन्स फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। तो दो लेसन लिए भाई इन लोगों ने इस लड़ाई के बाद। फर्स्ट क्या था, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड। मास प्रोडक्शन के ऊपर जो इन्होंने सोसाइटी बनाई थी, याद करो, मास प्रोडक्शन करो, लोगों की सैलरियां एकदम से बढ़ा दो, है ना, ये सब चीजें कर दो, तो ये सस्टेन नहीं की जा सकती, इस तरह का मॉडल सस्टेन नहीं किया जा सकता विदाउट मास कंजप्शन। तुम चीजें बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, तेज बनाते रहो, फास्ट बनाते रहो, कार्स बनाते रहो, वाटर कूलर्स बनाते रहो, मशीनें बनाते रहो, एसी बनाते रहो, ये चीजें सर्वाइव नहीं करेंगी जब तक तुम मास कंजम्पशन नहीं लेके आते। मतलब सिर्फ चीजें बनाओ मत और वेट मत करो लोग खरीदेंगे, लोगों को जबरदस्ती सैलरी बढ़ा के उनकी ये चीजें खरीदने में मजबूर मत करो। असल में कंजम्पशन बढ़ाओ, लोग कंज्यूम करें, लोगों को जरूरत हो इन चीजों की, उन्हीं चीजों को बनाओ, है ना।
तो इस तरह से इनका कहना है कि फर्स्ट लेसन इन्होंने ये ड्रॉ किया। बट टू एंश्योर मास कंजम्पशन, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लोग कंज्यूम करें, लोग खरीदें, देयर वाज अ नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम्स। तो स्टेबल इनकम्स, हाई इनकम्स का भी इंतजाम करो भाई। तुम चाहते हो कि सामान ज्यादा खरीदे लोग, तो उनको उनकी जेब में पैसे भी डालो ना, सैलरियां भी डालो ना उनकी जेब में। इनकम्स कुड नॉट बी स्टेबल इफ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल। अब ये देखो सारा सिस्टम तुम्हें समझ में आएगा। देखो बहुत ज्यादा ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन करनी है ना, तो प्रोडक्शन कैसे होगी? प्रोडक्शन तब करोगे ना जब बहुत ज्यादा कंजम्पशन होगा। तो मतलब लोगों को कंज्यूम भी करना है। अब कंज्यूम वो तब करेंगे जब लोगों के पास क्या होगा? लोगों के पास इनकम होगी, ठीक है ना। अब इनकम होगी तो भाई इनकम कैसे आएगी? जब लोगों के पास नौकरी होगी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी। आई एम श्योर आपको ये मॉडल समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये दुनिया का मॉडल है, आज भी ये मॉडल चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, ठीक है ना। तो ये चल रहा है आजकल मॉडल। तो ये बोल रहे हैं बेसिक काम तो यहाँ पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट। और अगर हम वेट करें, देखो ना, अगर हम वेट करें कि मार्केट जो है वो अपने आप लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेगा, तो ये गलत है। सरकारों को इंटरवीन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को इंटरवीन करके लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना पड़ेगा, लोगों की इनकम्स बढ़ानी पड़ेंगी, उससे लोग कंज्यूम करेंगे और उससे फिर प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ये मॉडल में सरकारों को हेल्प करनी पड़ेगी, अपने आप से मार्केट ये चीजें प्रोवाइड नहीं करेगा लोगों को। द स्टेबल इनकम्स ऑल्सो रिक्वायर्ड स्टेडी फुल एम्प्लॉयमेंट। भाई स्टेडी इनकम्स चाहिए लोगों को, तो उनकी स्टेडी एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए, नौकरी पक्की होनी चाहिए, तभी तो पक्के पैसे आएंगे, कि नहीं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बेसिक। But markets alone could not guarantee full employment. Therefore, governments would have to step in to minimize fluctuations of price, output and employment. अब क्या है कि मार्केट्स पे सिर्फ तुम सीधे सीधे भरोसा मत करो कि मार्केट्स लोगों को नौकरी प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट्स को इंटरवीन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को बीच में मीडिएट करना पड़ेगा, बीच में घुसना पड़ेगा, अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट्स को क्या क्या कंट्रोल करना? फ्लक्चुएशंस, मतलब एकदम से चेंज हो रहे हैं, फटाफट से प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, तो एकदम से जो चेंजेस आते हैं ना, फास्ट चेंजेस, है ना, इसको आप कह सकते हो सीधे सीधे फास्ट चेंजेस। तो ये जो एकदम से फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, किस चीज में फास्ट चेंजेस आ रहे हैं? प्राइसेस में, प्राइसेस एकदम से बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा कि एकदम से प्राइसेस बढ़े ना, एकदम से प्राइसेस घटे ना। आउटपुट को कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई चीज एकदम से ज्यादा ना बनानी स्टार्ट कर दे मार्केट, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इंप्लॉयमेंट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इंप्लॉयमेंट कंट्रोल करने का मतलब है कि भाई तुम प्रोवाइड करो एम्प्लॉयमेंट, है ना। और इसका कोई खास मतलब है नहीं यहाँ पे, तो मतलब गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। तो भाई गवर्नमेंट जब इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट जब मदद करेगी, तभी कोई कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल बनेगी, पैसा कमाएगी अच्छे से, कोई कंट्री ग्रो करेगी, डेवलप करेगी। तो ये पूरा था फर्स्ट लेसन। सेकेंड लेसन इन्होंने क्या लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद? द सेकेंड लेसन रिलेटेड टू अ कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। एक कंट्री के दूसरी कंट्री से इकोनॉमिक लिंक्स, इकोनॉमिक मतलब लिंक क्या है? इसका मतलब है तुम कुछ खरीद रहे हो, तुम कुछ बेच रहे हो यार, ट्रेड का लिंक हो रहा है ना, व्यापार हो रहा है। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड इफ गवर्नमेंट्स हैड पावर टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जो कंट्रीज हैं आपस में ट्रेड करती हैं, तो वो किस किस चीजों का ट्रेड करती हैं, मतलब एक्सचेंज क्या होता है उनके बीच में? दो कंट्रीज के बीच में किस चीज का फ्लो होता है? भाई गुड्स का फ्लो होता है, सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है। कैपिटल का फ्लो होता है, पैसा भी तो इधर से उधर जाता है। तुम अमेरिका गए, वहां से कोई चीज खरीद के आए, कुछ पे करके आए हो ना, तुमने कुछ पैसे वहां पे लगाए हैं ना। उसके अलावा अमेरिका की एप्पल कंपनी इंडिया में आई है, तो यहाँ पे उन्होंने एक फैक्ट्री खोली, अपनी जमीन खरीदी है ना। उसके अलावा क्या कहते हैं, उन्होंने कोई प्लांट खरीदा है, बिल्डिंग खरीदी है, मशीन्स खरीदी है, तो वो सब चीजें साथ में लेके आए हैं ना, ये कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा लेबर है भाई, काम करने वाले लोग भी तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के ऊपर भी ये बोल रहे हैं कि सरकारें इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इन सब चीजों को भी कंट्रोल कर पाए। गवर्नमेंट्स हैड पावर टू कंट्रोल फ्लोज ऑफ गुड्स, कैपिटल्स एंड लेबर। इन सब चीजों को गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर पाए, ठीक है ना। अब ये जो बड़ी बड़ी कंट्री सारी इकट्ठा होकर जब इन्होंने मीटिंग्स करी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना, दोबारा से जब डेवलप करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो ये इन्होंने मीटिंग कहाँ करी? ये देखो, माउंट वॉशिंगटन होटल सिचुएटेड इन ब्रेटन वुड्स, यूएस। तो ब्रेटन वुड्स नाम का एक प्लेस है, वहां पे एक बड़ा सा होटल है ये माउंट वॉशिंगटन। यहाँ पे बैठ के इन लोगों ने मीटिंग्स करी थी, बड़े बड़े ऑफिसर्स ने, है ना, अलग अलग कंट्रीज ने मिलकर। तो क्योंकि इस प्लेस में मीटिंग्स हुई, इसीलिए इस मीटिंग में जो भी इंस्टीट्यूशन बनेंगे उन्हें इन्होंने सीधे सीधे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बोल दिया। और वो क्या थे, आगे बढ़ते हैं। Thus, in brief, the main aim of post-war international economic system was to preserve economic stability and full employment in the industrial world.
तो भाई क्या एम था इनका, यहां से सीधे सीधे आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। द एम ऑफ द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वॉज टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। एक तो इकोनॉमिकली कंट्री स्टेबल हो भाई, पैसे कमाती रहे, रिच बनी रहे, और लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट भी मिले भाई, सब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, सबके हाथ में इनकम आनी चाहिए ताकि वो कंज्यूम कर पाए, और वो कंज्यूम करें इसीलिए फिर फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करें, है ना। ये सिंपल सा फंडा है। Its framework was agreed upon at United Nations Monetary and Financial Conference held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA. Very very important, 1 मार्क का क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकता है आपको, MCQ आ सकता है आपको, ठीक है। The Bretton Woods Conference established the International Monetary Fund, very very important भाई, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बन गया। ब्रेटन वुड्स में ये जो कॉन्फ्रेंस चलेगी बहुत बड़ी चलेगी, मीटिंग कई दिन तक चलेगी, है ना। उसमें दो इंस्टीट्यूशंस बन के आए, एक तो है IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसका काम क्या है, टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स ऑफ इट्स मेंबर नेशन। जो इसकी मेंबर कंट्रीज होंगी, इस ग्रुप की मेंबर बनेंगी, उनकी कंट्रीज के देखो हमने पहले बात की थी ना कि ट्रेड सरप्लस होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है दूसरी कंट्रीज के साथ, तो ये सब मैनेज करेंगी। मतलब IMF का काम क्या है, अगर कोई कंट्री इसकी मेंबर कंट्री है जो ट्रेड डेफिसिट में चल रही है, तो उसको गाइड किया जाएगा, उसकी हेल्प की जाएगी कि वो डेफिसिट से मतलब कैसे बाहर आए, है ना, उसको बैलेंस कैसे करे डेफिसिट को, और अपनी कंट्री को नुकसान होने से, लूटने से कैसे बचाए, स्टेबल कंट्री बनी रहे। तो ये सब चीजों में ये गाइड करती है IMF इनको, है ना। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, भाई कंट्रीज तबाह हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, तो उनको अब दोबारा से डेवलप करने के लिए आपको एक बैंक भी तो बनाना पड़ेगा जिससे लोन ले सके ये कंट्रीज, है ना। तो इस बैंक का नेम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जिसको हम एक और नेम से जानते हैं, दैट इज वर्ल्ड बैंक, है ना जी, वर्ल्ड बैंक के नाम से हम इसको जानते हैं। सो वर्ल्ड बैंक वाज सेट अप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। वॉर के बाद ये जो सारी कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई थी ना अच्छे से, तो इनको अब लोन चाहिए सस्ते, ताकि ये अपने आप को डेवलप कर पाए। तो इनको सॉफ्ट लोन देने के लिए, अच्छे लोन देने के लिए, इजी लोन देने के लिए ये एक बड़ा सा बैंक बनाया गया। The IMF and World Bank are referred to as the Bretton Woods institutions or sometimes the Bretton Woods twins. Very very important. Again 1 मार्क का क्वेश्चन है कि IMF और वर्ल्ड बैंक या फिर IMF एंड IBRD, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The post-war international economic system is also often described as Bretton Woods system. देखो क्या हुआ वहां पे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, जो डिसाइड हुआ था इकोनॉमिक मॉडल की पूरी दुनिया में ये फॉलो किया जाएगा, अब अपनी कंट्रीज को हम इन मॉडल के हिसाब से चलाएंगे, है ना। मतलब कंट्रीज IMF की मेंबर बनेंगी, वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगी, जब उनको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तो ये मॉडल तब से चल रहा है और आज तक चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज वैसे ये मॉडल की जगह और भी मॉडल्स आ गए हैं, तो वो लेकिन आपके टॉपिक, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा भी पूछना मुझसे, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आप जितना ज्यादा लोग सपोर्ट करोगे उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। द IMF एंड वर्ल्ड बैंक कमेंस्ड फाइनेंशियल ऑपरेशंस इन 1947, तो भाई 1944 में ये मीटिंग होती है ना जी। उसके बाद ये ब्रेटन वुड्स ट्विंस बन जाते हैं, लेकिन ये अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट करते हैं, काम करना कब स्टार्ट करते हैं, 1947 को। अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग इन दीज इंस्टीट्यूशंस इज कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर। भाई जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स है ना, बड़ी बड़ी, अगेन वही ब्रिटेन है, US है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, ये कंट्रोल करती हैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, ठीक है। मतलब जो डिसाइड होगा उसके ऊपर इन लोगों को क्या होगा, इन लोगों के जितने जितना शेयर है इनका IMF में, उसके हिसाब से इनकी वोटिंग पावर है। जैसे US का शेयर बहुत बड़ा है ना, 17% US का शेयर है इसमें IMF में, तो इसके पास वोटिंग पावर ज्यादा है। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है, वेस्टर्न पावर्स कंट्रोल करती है इस सारे सिस्टम को। द US हैज एन इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो ओवर की IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजंस। आगे जाके हम पढ़ लेंगे कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो है, बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं इनमें, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है US का। तुम US के बिना, जब तक US का सपोर्ट नहीं है, तुम्हें कोई मदद नहीं मिल सकती IMF और वर्ल्ड बैंक से। इस चीज को याद रखना आप सीधे सीधे। द इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनिटरी सिस्टम्स। भाई नेशनल करेंसीज को, सारी सारी दुनिया की हर कंट्री की नेशनल करेंसी जो है, जैसे हमारा ये रुपया है, US का डॉलर है ना, पाउंड है ब्रिटेन का, तो ये सारी करेंसीज आपस में लिंक हो जाएंगी। तो ये भी एक नया सिस्टम आया, इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम, सारी करेंसीज को आपस में लिंक कर दिया। भाई ये IMF और वर्ल्ड बैंक से ही ये चीज शुरू हुई थी, ठीक है ना। द ब्रेटन वुड सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट्स। पहले ना फिक्स एक्सचेंज रेट चलता था, ये IMF में जो पार्टनरशिप मिलती है, इसमें क्या होता है, अपनी करेंसी देनी पड़ती है, गोल्ड देना पड़ता है, और उससे डिसाइड होता है कि किसको कितना ज्यादा शेयर मिलेगा, है ना।
हम ज्यादा गोल्ड दे देंगे तो हमारा शेयर बढ़ जाएगा। इस तरह से चलता था पहले। फिक्स एक्सचेंज रेट होता था, मतलब $1 की भी कीमत इन्होंने फिक्स कर दी थी। देखो, द डॉलर इटसेल्फ वाज एंकर टू गोल्ड एट फिक्स प्राइस ऑफ $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। तो 1 आउंस गोल्ड की कीमत इन्होंने $35 तय की थी उस टाइम पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये चीज उन्होंने पहले तय की थी। करेंसी की वैल्यू गोल्ड के इक्विवेलेंट कितनी है तो फिक्स कर दी थी पहले। पहले फिक्स एक्सचेंज रेट चलता था। In this system, national currencies, for example, the Indian rupee was pegged to the dollar at a fixed exchange rate. इसमें क्या होता था, पहले एक फिक्स एक्सचेंज रेट रखते थे। मान लो कि हमने डिसाइड किया कि $1 है ना, तो $1 कितने रुपीज बनेंगे भैया, मान लेते हैं हम कि ₹10 बन जाएंगे, है ना। तो ये पहले फिक्स कर लेते थे, पहले ये चीजें फिक्स होती थी। अब क्या होता है, आज आप न्यूज में सुनते हो कि अब क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चलता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि कभी आप सुनते हो कि $1 का मतलब है कि ₹75 है, कभी आप सुनते हो कि ₹80 हो गया, कभी आप सुनते हो ₹40 हो गए, है ना। अब ये क्या होता है, मार्केट में अपने आप चेंज होता रहता है। ये पहले फिक्स कर होता था, गवर्नमेंट सिर्फ अपने आप चेंज कर लेती थी। तो ये सिस्टम चलता था पहले। ब्रेटन वुड में फिक्स एक्सचेंज रेट आएगा, बाद में फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आ जाएगा। द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, जब लड़ाई खत्म हो गई, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गई, तो उसके बाद क्या क्या चीजें चेंज आएगा, शुरू के क्या क्या चेंजेस थे उसको अब हम देख लेते हैं धीरे धीरे। The early post-war years, the Bretton Woods system inaugurated an era of unprecedented growth of trade and incomes for Western industrial nations and Japan. ठीक है ना। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है जैसी पहले कभी नहीं हुई, जो चीज पहले कभी नहीं हुई दुनिया में, इतनी मतलब इतने हाई लेवल की चीज, है ना। तो ये जो ब्रेटन वुड सिस्टम है, इससे ये जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज जैसे यूएस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, उसके अलावा जापान है, इन कंट्रीज में इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई, इतना इनका ट्रेड इंक्रीज हुआ, इतनी इनकम ग्रो हुई जितनी पूरी दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई थी। इतनी अमीर हो गई ये कंट्रीज। वर्ल्ड ट्रेड ग्रो एनुअली एट ओवर 8% between 1950 to 1970s and incomes at nearly 5%। तो आप देख सकते हो एनुअली कितनी ग्रोथ हुई, हर साल कितने परसेंट से ग्रोथ हुई। आप देखो ट्रेड कितने परसेंट से ग्रो हुआ, 8% हर साल इंक्रीज करता गया, 8% से ऊपर ऊपर। और इनकम्स हर साल 5% के हिसाब से ग्रो करती गई। आज अगर मैं ₹100 कमा रहा हूं तो अगले साल मैं ₹105 कमाने लग गया, उससे अगले साल में और कमाने लग गया। तो ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होने लग गई मेरी सैलरी। सोच के देखो ना, मेरी इनकम्स मल्टीप्लाई होने लग गई बहुत ज्यादा, हर साल 5% ग्रोथ होने लगी। तो ये बहुत ज्यादा है, पहले दुनिया में इतनी नहीं होती थी। For much of this period, the unemployment rate, for example, average less than 5% in most industrial countries। भाई जो पहले अनइम्प्लॉयमेंट होती थी, अगर आपको याद हो, है ना, ग्रेट डिप्रेशन वगैरह के टाइम पे, तो अब क्या है, सारे लोगों को इन्होंने इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी है। अनइम्प्लॉयड लोग कितने बचे हैं, लेस देन 5%। आप देख सकते हो, मतलब 5% से भी कम लोग अनइम्प्लॉयड हैं। और मोस्टली लोगों को इन्होंने इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी है अपनी कंट्रीज में। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल कंट्रीज की, इंडिया की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, इसको याद रखना। These decades also saw the worldwide spread of technology। तो और इसी टाइम पे पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज हुई एंड इंटरप्राइज भी इंक्रीज हुआ। इंटरप्राइज का मतलब होता है तुम नई नई इनोवेशंस कर रहे हो, नई नई काम बना रहे हो, नई नई कंपनीज खोल रहे हो, नई नई फैक्ट्रीज खोल रहे हो, नई नई सिस्टम बना रहे हो, है ना। उसके अलावा टेक्नोलॉजी भी ग्रो की। अब मतलब आप अपने आप देख लो ना, ये कौन सा टाइम है, 1950 से 70s के बीच में। भाई चांद पे चले गए थे हम लोग इस टाइम के बीच में, है ना। तो चांद तक पहुंच गए थे हम लोग, जो दुनिया में कभी नहीं हुआ था। इंसान स्पेस तक चला गया। तो हुई ना डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज वर इन हरी टू कैच अप विद द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज। अब ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे हमारी इंडिया है, चाइना है, मतलब ये वो कंट्रीज हैं जो पहले कॉलोनीज हुआ करती थी, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह की। अब ये बेचारों को नई नई आजादी मिली है, तो अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं, इनको जल्दबाजी है कि भाई जल्दी जल्दी से हम लोगों को भी उनके जितना महान बनना, जितनी ये कंट्रीज बन गई हैं एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज। देयरफॉर दे इन्वेस्टेड वास्ट अमाउंट्स ऑफ कैपिटल। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज ने भी बहुत पैसा खर्च किया, किस चीज में, इंपोर्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट एंड इक्विपमेंट फीचरिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीदने की इन्होंने कोशिश करी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अपने यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करी। जैसे नेहरूवियन एरा की हम बात करते हैं, नेहरू जी जब रूल करते थे हमारे इंडिया में, तो उस एरा को हम नेहरूवियन एरा बोलते हैं। तो उस टाइम पे इन्होंने भी आप देखोगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की कोशिश करी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बहुत इनके टाइम पे डेवलप हुई। बड़े बड़े आईआईटीज वगैरह ये जो हम सुनते हैं आज, ये उनके टाइम पे डेवलप हुए हैं। एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश करी है, ये सारी चीजें हुई हैं, है ना। और आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो कि इस टाइम में एक और चीज होगी, है ना। दोबारा से जब तुम अपने आप को डेवलप करोगे तो एमएनसीज भी ग्रो करेंगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एमएनसीज। देखो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसी बोलते हैं ना लोग, एमएनसी में जॉब लगा हुआ जी मेरा लड़का, तो है ना, हमारा दोस्त तो एमएनसी में जॉब करता है। क्या होती है एमएनसीज, देख लेते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज आर लार्ज कंपनीज दैट ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज एट द सेम टाइम। ये एक से ज्यादा कंट्रीज में काम करती हैं। जैसे एप्पल,
एप्पल मोबाइल बनाती है, लैपटॉप बनाती है, तो ये अमेरिका की कंपनी है और ये सारा सामान कहाँ पे बनता है, इनका मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह ये चाइना में बनता है। और फिर सेल कहाँ पे होता है, पूरी दुनिया में होता है। एप्पल के चार्जर इंडिया में बनते हैं, है ना। तो अलग अलग कंट्रीज में जब ये फैक्ट्रीज अपनी खोलती हैं तो इसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। The first MNCs were established in 1920s। 1920s टाइम याद करो कौन सा चल रहा है, ये हेनरी फोर्ड नए नए प्रोडक्शन के मेथड्स बना रहे थे ये लोग, ठीक है ना। तो उस टाइम पे पूरी दुनिया की पहली MNCs बनी, कहाँ पे बनी है, यूएस में बनी। Many more came up in the 1950s and 60s as US businesses expanded worldwide। तो भाई अमेरिका का राज चल रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। US businesses expanded worldwide and Western Europe and Japan also recovered to become powerful industrial countries। वेस्टर्न यूरोप मतलब यूरोप के जो वेस्ट पार्ट में कंट्रीज हैं भाई, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है ना, स्विट्जरलैंड है, ये कंट्रीज बहुत डेवलप करेंगी। उसके अलावा जापान बहुत अच्छे से डेवलप करेगा, तो ये पावरफुल इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज बन जाएंगी। The worldwide spread of MNCs was a notable feature of 1950s and 60s। अब ये जो रिकवरी का टाइम चल रहा था, याद करो पोस्ट वॉर रिकवरी हो रही है, तो इस टाइम पे रिकवरी को फास्ट करने के प्रोसेस में भी ये हेल्प करेंगी MNCs, इसको याद रखना। This was partly because high import tariffs imposed by different governments forced MNCs to locate their manufacturing operations and become domestic producers in many countries as possible। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाई इंपोर्ट टैरिफ्स। इंपोर्ट टैरिफ का मतलब क्या होता है, जब तुम किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में कोई सामान लेके आते हो ना, उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। और जब इंपोर्ट करते हो ना दूसरी कंट्री से कोई चीज अपनी कंट्री में लेके, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट टैक्स या फिर इंपोर्ट ड्यूटी या फिर इंपोर्ट टैरिफ। तो टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है। अब देखो मान लो मैं अमेरिका से एप्पल का कोई लैपटॉप मंगवाता हूँ, तो उससे क्या होगा, वो मुझे महंगा पड़ेगा क्योंकि टैक्स लगेगा। तो अमेरिका वो एप्पल कंपनी वाले क्या करेंगे, वो बोलेंगे ऐसा करते हैं भाई, ये जो इंडियंस है ये हमारा लैपटॉप नहीं खरीद रहे क्योंकि इनको महंगा पड़ रहा है। हमारी कंट्री से इनकी कंट्री में हम लैपटॉप लेके जाते हैं तो इनको ना टैक्स देना पड़ता है और फिर इनको महंगा पड़ता है, फिर ये बोलते हैं तुम्हारा लैपटॉप महंगा है, हमने नहीं खरीदना। तो ऐसा करते हैं, इंडिया में जाके ना इन्हीं की कंट्री में फैक्ट्री खोल देते हैं। तो भाई वो इंडिया में आ जाएंगे, फैक्ट्री खोल देंगे और अब वो लैपटॉप कहाँ बनाएंगे, इंडिया में ही बनाने लग जाएंगे। अब जब तुम इंडिया में ही बना रहे हो और इंडियंस को बेच रहे हो, तब क्या इंपोर्ट टैक्स लग रहा है, बाहर से क्या तुम लैपटॉप लेके आए, नहीं लेके आए ना। तो भाई तुम अब ये टैक्स देने से बच गए। यही तरीका यूज करा एमएनसीज ने। एमएनसीज ने क्या किया, जिस कंट्री में वो सामान चाहते हैं उनका ज्यादा बिके, उन्होंने उसी कंट्री में जाके फैक्ट्री खोलनी स्टार्ट कर दी। इससे क्या होगा कि वो उसी कंट्री में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बन जाएंगे, उसी कंट्री में प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर को बोलेंगे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। इससे क्या होगा, उनको टैक्स नहीं देने पड़ेंगे बहुत सारे तरह के, है ना। तो ये उन्होंने तरीका यूज करा। सो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।